हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ब्राह्म चिन्हों से संबंधित प्रश्नोत्तरी। ब्राह्म चिन्ह को हम जानेंगे संक्षेप में, और कितने प्रकार के ब्राह्म चिन्ह होते हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। यदि आप यूपी टेट 2021 सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आज हम ब्राह्म चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के ब्राह्म चिन्ह होते हैं। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2018 तक के, सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। और इसी तरीके से मैं आपको हर टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। पहले मैं संक्षेप में उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, समझाऊंगा मेन पॉइंट। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2018 तक आए हुए हैं सभी को मैं कराऊंगा आपको आने वाले टाइम में, वो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। आप मुझे टॉपिक बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक पर अगली वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं समास पर वीडियो बने तो समास पर बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं संधि पर बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं वाक्यों के प्रकार पर तो वाक्यों के प्रकार पर बना दूंगा। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख दें। जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। पहले मैं उस वीडियो में रखूंगा संक्षेप में उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं 2011 से लेकर 2021-20 तक, वो सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं, ब्राह्म चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। ब्राह्म चिन्ह होता क्या है। ब्राह्म चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना। ब्राह्म जैसे ही हमें पता है, ब्राह्म का मतलब हमें पता है, ब्राह्म का मतलब होता है ठहराव या रुकना। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी ने ब्राह्म चिन्हों को कहाँ से लिया माना है, अंग्रेजी से लिए माना है। वे पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर, पूर्ण ब्राह्म जो होता है हमारा, उसको छोड़कर से सभी ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्म चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने ब्राह्म चिन्ह 20 बताए हैं। कितने चिन्ह बताए हैं? 20। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं डिटेल में। पहला है हमारा अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण को हम कोमे से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, बिंदु और कोमा। ठीक है, उसके बाद है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आप सब लोग जानते ही होंगे। उसके बाद है हमारा प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ये होता है हमारा, ये भी आप जानते ही होंगे। फिर आता है हमारा आश्चर्य चिन्ह जिसको हम विस्मय आदि चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम डंडे के नीचे एक बिंदु लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या होता है? आश्चर्य चिन्ह होता है। इसको हम विस्मय आदि चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है आपका निर्देशक चिन्ह डैश, या इसको हम संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, या इसको हम समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 6 है आपका निर्देशक चिन्ह जिसको हम संयोजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। नंबर 7 है आपका कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार की होती हैं आपकी, एक छोटी होती है, एक मंझला होती है, एक बड़ी होती है। ये जो होती है आपकी छोटी होती है, ये आपकी बड़ी होती है, और ये आपकी मंझला होती है। ठीक है, उसके बाद आता है अवतरण चिन्ह, या इसको हम उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं उद्धरण चिन्ह को। ठीक है, चलिए 9 है आपका उपविराम अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को हम डबल डॉट के द्वारा दिखाते हैं। इसे श्री गुरु कामता प्रसाद जी ने विसर्ग के समकक्ष बताया है। ठीक है, विसर्ग भी तो हमारा ऐसे ही होता है, जब हम ए के पीछे विसर्ग लगाते हैं तो वो 2 डॉट होते हैं। तो उपविराम या अपूर्ण विराम जो होता है वो क्या होता है? विसर्ग के समकक्ष बताया है श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के लिए जब हम कोई किसी चीज़ का विवरण लिखते हैं तो हम इस तरीके का साइन लगा के उसके आगे किसी भी चीज़ का हम क्या कर लिखते हैं? विवरण लिखते हैं। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? डबल
कोलम डबल कोमा से हम डिनोट करते हैं पुनरुक्ति चिन्ह को, ठीक है। उसके बाद है लाघव चिन्ह, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाघव चिन्ह है हमारा, लाघव चिन्ह को हम जीरो से दिखाते हैं, ठीक है। जीरो मान लो या इसको ओ मान लो, ये हमारा क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है, बिल्कुल गोल, इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। लोभ चिन्ह क्या होता है, या तो हम डॉट 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 से लोभ चिन्ह को दिखाते हैं, या प्लस 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 का लोभ चिन्ह को दिखाते हैं। लोभ का मतलब होता है किसी चीज का छिक जाना या छूट जाना, उसको जहां कोई चीज छूट जाती है उसको हम दिखाते हैं डॉट डॉट से या प्लस प्लस से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पाद चिन्ह। पाद चिन्ह को हम जैसे संयोजक चिन्ह होता है हमारा, वैसे ही सेम हमारा पाद चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह देखो मैंने बताया था जब मैंने आपको व्याकरण वो वर्णमाला पढ़ाई थी, वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है। जैसे हम ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, तो हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे हम किसी को बुलाते हैं राम, तो हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या होता है, संयोजक के साथ डबल बिंदु, ये पाद बिंदु होता है। हंसपद, हंसपद का मतलब होता है जैसे कोई चीज छूट जाती है उसको लिखने के लिए हम हंसपद का यूज करते हैं। इसको हम ऊपर की तरफ एरो के लगा के इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। टीका सूचक क्या होता है, टीका सूचक कोई भी हम स्टार बना देते हैं, ठीक है, या प्लस लगा देते हैं, या हम 2 लिख देते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, टीका सूचक होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे सब कुछ। चलिए नेक्स्ट आपका तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक जिसको हम बराबर का निशान बोलते हैं, इसको हम तुल्यता सूचक भी बोल देते हैं या बराबर भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आता समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक में हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से समाप्ति सूचक लगा देते हैं, या फिर हम संयोजक 3 बार संयोजक चिन्ह लगा के हम समाप्ति चिन्ह का प्रदर्शित करते हैं, समाप्ति चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो थे आपके ब्राह्म चिन्ह। कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सभी के नाम नोट कर लेना और इनके चिन्ह भी बना लेना। चलिए अब जितने भी क्वेश्चन 2011 से 2018 तक 2020 तक पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, जिससे कि सबको पता चल जाए कि यूपी पाठशाला पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई जा रही है आपको यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। अभी हम यूपी टेट और सी टेट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो हम कोर्स करा रहे हैं वो आपके लिए सुपर टेट में भी बेनिफिशियल रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2011 से लेकर 2020 तक पूछे हुए सभी प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। निर्देशक, लाघव, विवरण। देखो अभी मैंने आपको निर्देशक भी बताया है, लाघव भी बताया है और विवरण भी बताया। लाघव क्या होता है मैंने बताया, जीरो के समान जो होता है। विवरण क्या होता है, 2 बिंदुओं के साथ में एक योजक चिन्ह लगा के हम विवरण लिखते हैं आगे, ठीक है। निर्देशक चिन्ह भी मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको उपदेशक नहीं बताया, ठीक है। तो इनमें से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है, उपदेशक नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। देखो योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, अल्प विराम का नहीं किया जाता, उद्धरण का नहीं किया जाता, पूर्ण विराम का। जहां पर हम पूर्ण रूप से रुक जाते हैं या हम अंतिम रूप ले लेते हैं या विचारों के हमारे तार टूट जाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। यह आपकी वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इन्हें जरूर देख लेना, ठीक है, एक बार जरूर देख के जाना, ठीक। चलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब यूपी पाठशाला, ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आकाश पताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, बताइए क्या है। अल्प विराम है, नहीं। विस्मयबोधक है, नहीं। अल्प विराम कैसे लगता है, अल्प विराम इस तरीके से लगता है। विस्मयबोधक कैसा लगता है, डंडे के नीचे बिंदु। उद्धरण कैसा लगता है, बताइए। तो योजक चिन्ह है आपका ये, ठीक है। क्या है ये, योजक चिन्ह। इसको हम योजक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है ये बताना आपको, ठीक है। तो क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन आपका जो पत्र आज आया कहाँ है, दूसरा आपका जो पत्र आज आया है कहाँ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तीसरा है आपका जो पत्र आज आया है कहाँ है, और चौथा है आपका जो पत्र आज आया है कहाँ है, ठीक है। आप देख लीजिए चारों ऑप्शन को सही से, और इसके बाद आपको आंसर लगाना कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो कौन सा आंसर सही है, देखो मुझे पहला आंसर सही बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पत्र आज आया, हम थोड़े से रुकेंगे, अल्पविराम लेंगे, और कहाँ है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला सही है, ठीक है। तो ये भी आपका रीट एग्जाम 2011 पेपर 1 में पूछा हुआ पेपर है। और देखो तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ पेपर है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने बड़ी मेहनत से क्वेश्चन पेपर बनाया है आपके लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें देखना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैं क्या कहता, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा है महक रागिनी श्वेता आदि भी आई हैं, आपका है ये अर्धविराम, ये सब अब गाना गाएंगी। तीसरा ऑप्शन क्या है आप देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। चौथा ऑप्शन है उसने पूछा विराम इन्वर्टेड कोमा बिगेन तुम कहाँ थे इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखो इसका ऑप्शन जो होगा अशुद्ध पूछा हमसे, अशुद्ध जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 गया, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। यहाँ पे क्या होता, नहीं के बाद आपका अल्प विराम लगता, वो नहीं कल मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी, इस तरीके से ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपको विराम चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह का नाम बताना है आपको। चिन्ह का नाम बताना है कौन सा है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, हंस पद है। बताइए 6 का कौन सा सही होगा। देखो ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका अर्ध विराम है, पूर्ण विराम भी नहीं है, हंस पद ऐसे लगता है, और अल्प विराम कोमे से लगाते हैं हम। तो हमारा क्या है, ये अर्ध विराम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। रीट एग्जाम 2011 पेपर 2 जूनियर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी तरीके से हर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना किस टॉपिक पर अब आपको अगली वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ लीजिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए विवरण चिन्ह का, निर्देशक का, कोष्ठक का, उपविराम का। बताइए किसका होता है। देखो जब किसी कठिन शब्द के साथ उसके सामान्य अर्थ को व्यक्त करते हैं तब उसके साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक का। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कैसे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गै कोष्ठक, ठीक है। कैसे, देखो अगर एक शब्द ले लें हम किंचित, एक हमारा शब्द है किंचित। अब ये किंचित हमारा समझ में नहीं आ रहा, इसका जो सिंपल अर्थ होता, सामान्य अर्थ होता, उसका होता थोड़ा, इसका मतलब होता थोड़ा। थोड़े को हम क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक में रखेंगे, तो इसीलिए हम कोष्ठक का यूज करते हैं शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।